नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनिता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। मन की बात का 132वां एपिसोड आज है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मिडिल ईस्ट संघर्ष पर बोल सकते हैं पीएम मोदी, और पिछली बार ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट का किया था जिक्र। बड़ी जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का आज 132वां एपिसोड प्रसारित होगा। साल 2026 का पीएम मोदी का ये तीसरा एपिसोड है। पीएम मोदी जो है आज मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और तेल गैस के मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं। इसके साथ ही आगामी अंबेडकर जयंती और वैसाखी पर भी चर्चा की संभावना है। पीएम मोदी अप्रैल में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वोटिंग की अपील भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मन की बात का आखिरी एपिसोड 22 फरवरी को प्रसारित हुआ था, जिसमें पीएम मोदी ने एआई समिट, ऑर्गन डोनेशन और साथ ही साइबर क्राइम पर बात की थी। उन्होंने नया स्टार्टअप शुरू करने वाले और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं को सैल्यूट भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट के दौरान कई देशों के नेता, उद्योग जगत के लीडर और इनोवेटर, टेक कंपनी के दिग्गज जुटे। एआई की मदद से प्राचीन ग्रंथों को पूरी तरह से संरक्षित किया गया और ऐसे में एआई समिट में भारत की ताकत दुनिया के सामने आई है। युवाओं में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थोड़े समय के बाद ही मन की बात एपिसोड जो है वो प्रसारित होगा। ऐसे में मन की बात का 132वां एपिसोड जो है आज प्रसारित होगा। वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच पीएम मोदी ने साउथ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर ईरान के जंग को लेकर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि होर्मुज स्ट्रेट जैसे समुद्री रास्ते खुले और सुरक्षित रहने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित नहीं होने चाहिए। पीएम मोदी ने ऊर्जा ठिकानों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। वहीं ईरान जंग के बीच तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्री 30 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेंगे। यहां वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक में मिडिल ईस्ट के हालातों पर चर्चा होगी और ये युद्ध होने के बाद से ये पहली बड़ी बैठक मानी जा रही है, जिसमें कई देशों के विदेश मंत्री एक साथ शामिल होंगे। पाकिस्तान के ईरान और सऊदी अरब दोनों से बेहतर रिश्ते हैं। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भी बेहतर जगह माना जा रहा है। ये मीटिंग पहले तुर्की में होनी थी, लेकिन बाद में इसे पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि ईरान जंग पर बात कर पाकिस्तान 3 देशों से बातचीत कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने सऊदी के जो क्राउन है उनसे बातचीत की है, होर्मुज स्ट्रेट और व्यापार पर चर्चा की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ईरान जंग पर बात कर पाकिस्तान जाएगा 3 देशों में पीएम मोदी ने सऊदी के क्राउन प्रिंस से बातचीत की है। वहीं अमेरिका से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स प्रोटेस्ट और अमेरिका के 50 शहरों में विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। सड़कों पर जो है हजारों लोग उतर आए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनों ने ही घेर लिया है और वो अपने ही घर में विरोध का शिकार हो गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ अमेरिका में भी लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इन लोगों ने ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। अमेरिका के करीब 50 शहरों में ट्रंप के खिलाफ विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। जमकर नारेबाजी हो रही है और लोग ट्रंप की नीतियों और बढ़ती महंगाई और ईरान के खिलाफ युद्ध से काफी नाराज है। बीते दिनों अमेरिका में लोगों ने नो किंग्स विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रमुख शहरों में विशाल मार्च भी निकाले गए और छोटी छोटी सभाएं करके ट्रंप की नीतियों की आलोचना की गई। इसके साथ ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों राज्यों में रैली और मार्च का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और तख्तियां लहराकर नाच गाकर ट्रंप के खिलाफ गुस्सा दिखाए हैं। ट्रंप सरकार ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने की मांग की ताकि देश में महंगाई कम हो। बता दें कि न्यूयॉर्क शहर में प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से यहां पर मोर्चा खोल दिया है, जिसमें इमिग्रेशन पॉलिसी और ट्रंप सरकार की नीतियों और ईरान के साथ संघर्ष के विरोध कर रहे बैनर लहराए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ट्रंप जो है अब अपनों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हजारों की तादाद पर जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। तख्तियां लेकर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लगातार जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप चौधरी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं ये, क्योंकि ट्रंप अब अपनों के बीच में ही घिर गए हैं। संदीप जी।
जी किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जहां पूरी दुनिया को एक तरफ तो युद्ध की तरफ धकेल ही रहे हैं, ईरान में घुसे पड़े हैं और अब अपनों में ही घिर गए हैं। देखिए अनीता जी, बिल्कुल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो लगातार कहीं न कहीं अमेरिकन लोगों के टारगेट पर डोनाल्ड ट्रंप है और वो पहलों से विवादों में रहे हैं, विवादों से उनका लंबा वास्ता रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से ईरान के साथ अमेरिका इंगेज हो गया और पूरी दुनिया में आज तेल की, गैस की और कई तरीके की समस्या आ रही है और जो महंगाई आसमान छू रही है, तो अभी देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से इस जाल से निकलते हैं, या उनके खिलाफ माहौल इतना ज्यादा बन जाएगा कि हो सकता है उनको इस्तीफा तक देना पड़ जाए। बिल्कुल, ऐसे में ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि अपनी ही जनता जब सड़कों पर उतर आएगी तो फिर जो वहां की राजा बोल सकते हैं उनको, वो कैसे सामना करेंगे, क्योंकि तख्तियां लेकर नारेबाजी हो रही है और ईरान के खिलाफ एक तरफ ट्रंप है, वो मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन जनता जो है कहीं ना कहीं ईरान के सपोर्ट में नजर आ रही है। देखिए अनीता, बिल्कुल आज की तारीख में ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है दुनिया में, जैसे कहीं ना कहीं कुछ अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, क्योंकि उनके वो नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल से भी उनका नाम जुड़ता रहा है और बीच में ऐसी चीजें भी आई कि इजराइल के कहने में आकर के वो इस युद्ध में उतर गए हैं, पूरी जानकारी नहीं थी। और ये चीजें भी देखने को मिल रही है कि पहले परमाणु बम ईरान बनाने का वो दावा करते रहे, लेकिन ऐसी कोई चीजें वहां पर मिली भी नहीं है। तो अब अमेरिकन जनता को भी ये चीजें समझ में आने लगी है कि आखिर इसके पीछे से चल क्या रहा है। कहीं ना कहीं आज की तारीख में नेता अपनी इमेज बचाने के लिए चीजें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार विरोध डोनाल्ड ट्रंप का हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है जिस तरीके से हमने नेपाल में देखा था, नेपाल में केपी ओली की सरकार को लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिया था, बांग्लादेश में आपने देखा था किस तरीके से सत्ता परिवर्तन हो गया था। तो ऐसा कुछ अमेरिका में भी हो सकता है अगर ये जो विरोध है लगातार बढ़ता रहा। बिल्कुल, ऐसे में ट्रंप कहीं ना कहीं इसमें पीछे भी हटते हुए दिखाई दे रहे हैं सर, क्योंकि पहले उन्होंने 5 दिन का समय दिया और अब 10 दिनों का समय दिया है, तो ऐसे में क्या कह सकते हैं कि ट्रंप अब हार मान चुके हैं? देखिए बिल्कुल अनीता जी, मुझे लगता है कि ये जो युद्ध है ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के गले की एक फांस बन गया है, क्योंकि ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और इसमें अब आप देखिए हूती भी इसमें शामिल हो चुका है, हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हो चुका है और ईरान लगातार ये लड़ाई लड़ी रहा है। तो अभी देखना पड़ेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और चीजें कहां तक जाती है, या अमेरिका इसको किस तरीके से मैनेज करता है। बिल्कुल, ऐसे में पाकिस्तान भी अब निकलकर सामने आया है और पाकिस्तान जो है वो लगातार अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है। ये किस तरीके से देख रहे हैं सर आप, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जहां पर हमेशा युद्ध और आतंकवादियों की बातें कही जाती हैं, खबरें भी निकलकर सामने आ रही है और हालांकि सच्चाई भी यही है, और अब वो ट्रंप का साथ दे रहे हैं, तेल के जरिए हो या फिर मीटिंग हो या फिर फोन पर बातचीत हो, लगातार पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का साथ दे रहा है। तो यहाँ पर एंट्री जब हुई है पाकिस्तान की, तो ये युद्ध अब कितना ज्यादा पेचीदा हो गया है? देखिए पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान दो धारी तलवार की तरह अपना रोल अदा करता रहा है। एक तरफ जो अमेरिका के साथ होने का वो नाटक करता है, वहीं दूसरी तरफ वो इजराइल के खिलाफ भी बोलता रहा। हाल ही में उनका बयान आया जब ईरान में पाकिस्तानी दूतावास के पास एक मिसाइल आकर के गिरी, तो उसने कहा कि हम ईरान नहीं है, हम पलटवार करेंगे और हम युद्ध करेंगे, हम मिसाइल मार सकते हैं इजराइल में। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का क्या रुख रहता है। हालांकि पाकिस्तान का रुख वही रहेगा जो अमेरिका चाहेगा, क्योंकि वो अमेरिका का पिट्ठू है और अमेरिका के इशारे पर काम करता है। बिल्कुल, ऐसे में ईरान, इजराइल, अमेरिका में युद्ध चल रहा है, ऐसे में कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो युद्ध रुकवाने के लिए मुखिया बना है। देखिए अनीता जी, ये चीजें बीच में आई है इस तरीके की खबरें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीजें सिरे से चढ़ेंगी, क्योंकि ये चीजें हम समय समय पर सुनते रहते हैं। कई कंट्री ऐसे हैं, कई नेता इतने हल्के हो गए हैं कि वो इस तरीके के बयान दे देते हैं कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जबकि वो अपनी गिरती जो करेंसी है उसकी कीमत नहीं रोक पाते हैं, अपनी बढ़ती महंगाई नहीं रोक पाते हैं। लेकिन आजकल बड़ बोले नेता बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये खाली पाकिस्तान में नहीं, और भी कई देशों में इस तरीके के लोग हैं। बिल्कुल, चलिए, युद्ध का आज पूरा 1 महीना हो चुका है, तो अगर ये युद्ध जारी रहा तो क्या भारत में इसका और भी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा? क्योंकि जैसे कि तेल, पेट्रोल तो हम देख ही रहे हैं, लाइनें देख रहे हैं, हालांकि सरकार का बयान निकलकर यही सामने आ रहा है कि सब कुछ सामान्य है, धरातल पर लोगों का कुछ और बयान निकलकर सामने आ रहा है। तो सर, अगर ये और युद्ध लंबे समय तक खिंचता रहा तो भारत का क्या होगा, इस पे भारत पर क्या असर देखने को मिलेगा?
देखिए अनीता जी, जो सरकार के बयान है, सरकार के बयान से तो ये लगता है कि जैसे किसी के जख्मों पर पट्टी लगाने वाली, मरहम लगाने वाले बयान लगते हैं। हकीकत ये है, हकीकत बहुत कड़वी है। हकीकत ये है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में बहुत जगह गैस की संकट खड़ी हो चुकी है। हकीकत ये है कि बहुत जगह पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल के लिए बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। और हकीकत ये भी है अनीता जी कि हमारा जो भंडारण है ऑयल का, ये हमारे पास लगभग 5 दिन का बचा हुआ है। अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो आने वाले समय में बहुत क्रिटिकल चीजें हो सकती है। और चूंकि आप जानती है एनर्जी, जो हमारा गैस और तेल है, इन सब चीजों से हमारी फैक्ट्रियां, हमारा ट्रैफिक, हमारा सब कुछ चलता है। इवन हमारी रेल लाइन भी खड़ी हो सकती है, हमारे एरोप्लेन भी खड़े हो सकते हैं, और हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्ट्रक्चर है वो इंडस्ट्री भी पूरी तरीके से बंद हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद संदीप जी आपका जुड़ने के लिए। वहीं पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब एक निर्णायक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी मरीन कॉर्प्स की पहली एक्सपीडिशन यूनिट जो है वो मध्य पूर्व तक पहुंच चुकी है और इसके साथ ही पेंटागन ने ईरान के भीतर हफ्तों तक चलने वाले ग्राउंड ऑपरेशन का खाका तैयार कर लिया। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने ईरान में संभावित जमीनी सैन्य अभियान की तैयारी तेज कर दी है। वहीं अमेरिका क्षेत्र में 3,500 से ज्यादा सैनिक तैयार किए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि पेंटागन कई हफ्तों तक चलने वाले ग्राउंड ऑपरेशन की योजना बना रहा है और इसमें स्पेशल ऑपरेशन फोर्स और पारंपरिक पैदल सेना शामिल हो सकती है। हालांकि अंतिम फैसला भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही लेना है। और इसी बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांडर ने पुष्टि की है कि अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत जो है यूएसएस और साथ ही करीब 2500 मरीन सैनिकों को लेकर मिडिल ईस्ट पहुंचा गया है और जहाज पर 31 यानी कि मरीन एक्सपीडिशन यूनिट के सैनिक जो है वो तैनात हैं। और ये यूनिट पहले जापान में तैनात की गई थी और ताइवान के आसपास अभ्यास कर रही थी, लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले इसे मिडिल ईस्ट भेजने का आदेश दिया गया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ड्रोन रक्षा पर चर्चा करने और रणनीतिक संबंध बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरत और कतर का दौरा किया। जेलेंस्की ने यूक्रेन पहले ही सऊदी अरब और कतर के साथ 10 साल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और उसे उम्मीद है कि वो जल्दी संयुक्त अरब अमीरत के साथ भी इसी तरह के समझौते को अंतिम रूप देंगे। जेलेंस्की ने पिछले सप्ताह कहा था कि यूक्रेन इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या वो होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षा बहाल करने में भूमिका निभा सकता है। जेलेंस्की और यूएस के इन समकक्ष महोदय बिन जयाद और साथ ही बीच के क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए बैठक हुई है। बाद में जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वो कतर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक सुरक्षा साझेदारी और आधारित है, हम सभी का सम्मान करते हैं और इस लक्ष्य के लिए मिलकर काम करने की तैयारी सभी लोगों के समर्थन करने के लिए तत्पर हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध 28 फरवरी को उस समय शुरू हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमला किया था। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह अहम दौरा किया है और इसके साथ ही रणनीतिक संबंधित व्यवसायों पर चर्चा हुई है। जेलेंस्की ने खाड़ी देशों का दौरा किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये दौरा जो है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। रणनीतिक संबंध बनाने के लिए भी ये दौरा जो है बेहद ही खास माना जा रहा है। खाड़ी देशों के लिए ये दौरा काफी अहम है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणा पत्र। ऐसे में चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। असम विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेगी घोषणा पत्र। कांग्रेस आज घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है चुनावी सभा भी करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी साझा की है। जितेंद्र सिंह ने गुवाहाटी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कई महीनों की मेहनत का परिणाम है, जिसके दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि लखीमपुर में खड़गे की द्वारा पार्टी का घोषणा पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष आज लखीमपुर जिले का दौरा करेंगे और वहां एक चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। और इस दौरान जितेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी नीति राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर जगह लोग जो है वो भयभीत हैं। अगर कोई सरकार की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी कर दे तो दिन ढलने से पहले ही पुलिस उसके दरवाजे पर पहुंच जाएगी। सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला मीडिया जो है वो मीडिया संस्थाओं को खतरा है।
वहीं कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए प्रत्याशियों को लेकर अहम बैठक की है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल समेत कई लीडर जो है वो मौके पर मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और सीसी सदस्य अंबिका सोनी भी मौके पर मौजूद रही। ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस इस बार सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जो है वो 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होंगे। मतगणना 4 मई को होगी। बता दें कि उम्मीदवारों को लेकर बैठक हुई है और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई लोग जो है वो मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस की बंगाल को लेकर ये अहम बैठक मानी जा रही है और इस बैठक में कई कांग्रेस के दिग्गज नेता जो थे वो मौके पर मौजूद रहे। वहीं देश के दिग्गज उद्योगपति जो हैं विजयपत सिंघानिया का मुंबई में आज निधन हो गया है। उनके परिवार ने इस खबर की पुष्टि की है। उनके बेटे जो हैं वो रेमंड समूह के वर्तमान चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक गौतम सिंघानिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा की है। रेमंड समूह के प्रवक्ता के अनुसार उनका निधन मुंबई में हुआ और उनका अंतिम संस्कार रविवार को यानी कि आज किया जाएगा। साल 2015 में विजयपत सिंघानिया ने रेमंड समूह में अपनी पूरी 37% हिस्सेदारी बेटे गौतम सिंघानिया को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद से कंपनी की कमान पूरी तरह से गौतम के हाथों में है। विजयपत जो है सिंघानिया 1980 से रेमंड समूह के नेतृत्व संभाले हैं और करीब 20 साल तक चेयरमैन के रूप में काम किए हैं। साल 2000 तक उन्होंने कंपनी को देश के प्रमुख वस्त्र ब्रांडों में शामिल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विजयपत सिंघानिया अपने पीछे लगभग 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं। हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपनी कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी अपने बेटे को सौंप दी। 1991 के आर्थिक उदारीकरण से पहले ही उन्होंने कंपनी को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर दिया, जिससे रेमंड बदलते बाजारों में मजबूती और सटीक से बना रहा। ऐसे में ये दुखद खबर निकलकर सामने आई है। बेटे गौतम ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की है। रेमंड के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का निधन हो गया है। वहीं आरसीबी ने आईपीएल 2026 के पहले चरण में सनराइज हैदराबाद को 6 विकेट से हराते हुए टूर्नामेंट के 19वें सीजन का आगाज किया। मुकाबले में हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 201 रन लगाए और इसके जवाब में आरसीबी ने सिर्फ 15.4 ओवर में 203 रन बनाकर जीत का अपना खाते में डाले। टीम के लिए विराट कोहली ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 38 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से स्कोर बनाए और इस दौरान हैदराबाद के लिए डेविड पेन ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए और इस चेक के लिए मैदान में उतरी आरसीबी की शुरुआत जो है वो बेहद ही खराब रही। टीम ने पहले विकेट दूसरे ओवर में सिर्फ 9 रनों का स्कोर पर फिल शॉल्ट के रूप में गंवाया है। शॉर्ट ने 7 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 8 रन का स्कोर किया और इसके बाद से विराट कोहली और देवदत्त ने दूसरे विकेट के लिए 101 रन साझेदारी करके 200 रनों से ज्यादा के टोटल को आसान कर दिया और इस दौरान पूरे खिलाड़ी जो थे वो पिच पर नजर आए। ऐसे में 26 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 61 रन बनाए। वहीं डार्बी शहर के केंद्र में एक कार द्वारा कई पैदल यात्रियों को टक्कर मारने के बाद से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फायर ब्रिगेड पर आपातकालीन सेवाओं को बुलाया गया जब व्यस्त नाइट लाइफ क्षेत्र में एक वाहन द्वारा भीड़ में घुसने की सूचना मिली थी। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि काली रंग की सुजुकी स्विफ्ट जो कार है वो दुर्घटना में शामिल होने की आशंका है और कई पैदल यात्रियों को घटनास्थल पर ही पूरी तरह से पैरामेडिकल द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया है और बाद में अस्पताल ले जाया गया। घटना के तुरंत बाद ही पुलिस ने वाहन को रोका और वाहन चालक जो है उसे समझाए जाने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया और एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा है कि ये घटना जो है वो बेहद भयावह था। लोग खून से लथपथ फुटपाथ पर और सड़क पर पड़े थे। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में घटना को लेकर जमीनी हकीकत भी दिखाई दे रही है। पुलिस ने कहा है कि जांच अभी शुरुआती तौर पर है और उन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों से अपील की है। वहीं एक प्रवक्ता ने कहा है कि हमारी जांच अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन हम उन सभी लोगों से जानकारी चाहते हैं जिन्होंने घटना के समय के आसपास डार्विन में एक काली सुजुकी स्विफ्ट कार को चलते हुए देखा हो।
फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।